स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: मैंने तुम्हें कभी लड़ाई में रोना नहीं सिखाया। घने और काले लाइटनिंग के क्लॉ धुंधले आसमान में छाए हुए थे, जो विशाल और विनाशकारी शक्ति से भरे हुए थे। उन्होंने आसानी से अंडरवर्ल्ड के जीवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आसमान से उतरती तेज लाइटनिंग के अटैकों के बीच बेहद सारे ज़ॉम्बीज मारे गए। हालांकि भले ही आकाश में फैले प्रत्येक स्काई लाइटनिंग क्लॉ 10,000 अंडरवर्ल्ड प्राणियों को खत्म कर सकते हैं, फिर भी यह राशि ज़ॉम्बीज के सेना के आकार की तुलना में नगण्य थी। यह विशाल महासागर में सबसे शक्तिशाली निषिद्ध स्पिल को फेंकने के समान था। छप और जवार के बावजूद महासागर जल्द ही अपने शुरुआती स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेगा। असहायता और थकान की भावना धीरे धीरे मजबूत होती गई, लेकिन आदर्श का डीमन खून अभी भी जोश से जल रहा था। लपटें आसमान में चक्कर लगा रही थी, जबकि लाइटनिंग जमीन पर फैल रही थी। वे महान दीवार के मलबे से किले तक उछले, फिर यूलिन शहर की दिशा में फैल गए। निर्जन शहर अंततः धूल में बदल गया, हवा में बिखर गया, क्योंकि शक्तिशाली स्पिल अंडरवर्ल्ड के प्राणियों से टकराए। स्फिंक्स बेहद क्रोधित था। मिस्र के ज़ॉम्बीज के देवता होने का उसका अभिमान उसके सामने खड़े इंसान द्वारा चकनाचूर किया जा रहा था। लड़ाई जितनी लंबी चलती, अंडरवर्ल्ड के अन्य जीव उसकी शक्ति पर उतना ही अधिक संदेह करते। आदर्श शहर के मलबे में खड़ा था और गुस्से से चिल्लाया, लाइटनिंग एक्सप्लोजन! कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी लाइटनिंग मैजिक उसके 1 मीटर के भीतर के क्षेत्र में एकत्र हो गए। लाइटनिंग मैजिक स्वभाव से जंगली था। जब इतने उल्लेखनीय मात्रा में ऊर्जा अंतरिक्ष में भर जाती है, जब बाहरी बल अब ऊर्जा को और अधिक संपीड़ित करने में सक्षम नहीं होता, तो उत्पन्न रिएक्शन पूरी तरह से विनाश लाती है। लाइटनिंग की चमक आसमान में उड़ी और फट गई। लाइटनिंग की कांटे बेतहाशा आगे बढ़े। स्फिंक्स ने अभी अपना पैर जमीन पर रखा ही था कि वह विस्फोटों से उठ गया, ठीक अंडरवर्ल्ड के बाकी जीवों की तरह। पूरी जगह अब धूल से ढक गई। लाइटनिंग के विस्फोटों ने अंडरवर्ल्ड के जीवों, मोटे पहाड़ों, चट्टानों और बाकी सब को धूल में बदल दिया। ज़ॉम्बीज की सेना के बेहद से जीव विस्फोटों से बचने में कामयाब नहीं हुए। वे सभी चुपचाप मर गए थे। आदर्श का लाइटनिंग का विनाश इतना जंगली था कि ऐसा लगा जैसे उसने अपने शरीर को ही विस्फोट कर दिया हो। लाइटनिंग की चमक कभी भी यहाँ वहां पूरे देश में चमक रही थी। हर बार जब आदर्श जोर से सांस लेता, तो बची हुई लाइटनिंग चमक उठती, जिससे अंडरवर्ल्ड के जीव करीब नहीं आ पाते। स्फिंक्स अब चोटों से लथपथ था। वह अंडरवर्ल्ड के जीवों के बीच अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जो डर से जम गए थे। चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो, मानव उनके सामने खड़ा रहा, उनके अटैक को रोकता रहा। स्क्वायर ट्रैक मैदान के ऊपर अचानक एक गगनभेदी आवाज गूंज उठी, मैं ओसिरस हूं, अंडरवर्ल्ड का भगवान, और तुम मेरे लोग हो। तुम किससे डरते हो? गीजा के महान पिरामिड से निकलने वाली रोशनी थोड़ी तेज हो गई। प्रकाश की किरणें अंडरवर्ल्ड के भालों में बदल गई, जो दर्जनों किलोमीटर दूर से आदर्श पर बरस रही थी। स्फिंक्स ने अपनी नजर उठाई। डेथ लाइट स्पीयर्स को देखते ही उसके चेहरे पर एक डरी हुई नजर आ गई। उसने जल्दी से अपना सिर जमीन में गड़ा दिया और अपने शरीर को नीचे कर लिया, जैसे कोई नौकर कुत्ता अपने मालिक से डांट खा रहा हो। आदर्श जहां मलबे में खड़ा था, वहां से उन्होंने दूर तक देखा। गीजा का महान पिरामिड इतनी दूर था, फिर भी डेथ लाइट स्पीयर्स पलक झपकते ही प्रकट हो गई। ऐसे अविश्वसनीय शक्ति! डेथ लाइट भाले बरसने लगे, जिनमें से प्रत्येक में इतनी प्रबल शक्ति थी कि वह पूरे शहर को नष्ट कर सके। डेथ लाइट स्पीयर्स आदर्श पर सटीक रूप से गिरे। उसने अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध करने की कोशिश की, फिर भी डेथ लाइट स्पीयर्स कुछ दर्जन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी स्पीड खोने नहीं लगे। प्रत्येक भाला स्फिंक्स के पूर्ण शक्ति अटैक जितना शक्तिशाली था। जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गीजा के महान पिरामिड द्वारा दागे गए हर डेथ लाइट भाले ने आदर्श को गंभीर चोट पहुंचाई। वह अब अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका जीवन शक्ति जल्दी से खत्म हो रही थी। उसकी आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा था। आदर्श अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। डेथ लाइट स्पीयर्स ने न केवल उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनका भारी दबाव उसे पिरामिड के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए भी मजबूर कर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर किसी सुनहरे पहाड़ से बंधे हो, उसका वजन उसके घुटनों को जमीन की ओर खींच रहा हो। थकान के कारण आदर्श का बायां घुटना जमीन पर जोर से टकराया। जमीन फटने से वह लगभग खाई में गिर गया। आदर्श ने अपने दांत भींच लिए। डेथ लाइट स्पीयर्स की ताकत चाहे कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, वह अपना दूसरा घुटना जमीन पर नहीं गिरने देगा। पसीना बारिश की तरह बह रहा था, उसकी त्वचा तेजी से फट रही थी। जितना ज्यादा वह विरोध करता, डेथ लाइट स्पीयर्स का दबाव उतना ही ज्यादा उस पर पड़ता। ओसिरिस, तो क्या ओसिरस इतना शक्तिशाली है? आदर्श ने वही आवाज गीजा के महान पिरामिड में सुनी थी और अब वह आवाज उस पर अपना क्रोध बरसा रही थी। आदर्श यह समझने की कोशिश कर रहा था कि शानदार स्वर्ण पिरामिड में रहने वाले अंडरवर्ल्ड के भगवान वास्तव में किस तरह के अस्तित्व में थे। क्या उनकी शक्ति वास्तव में एक असली भगवान के बराबर थी? यहाँ तक कि उनके डीमन एलिमेंट की शक्ति को भी उनके सामने झुकना पड़ा। जितना अधिक उन्होंने विरोध किया, उतना ही दबाव बढ़ता गया। पिरामिड से आवाज आने के बाद ज़ॉम्बीज की सेना ने अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। न केवल ज़ॉम्बीज नॉर्थ गार्ड किले के सामने टूटी दीवार से होकर आ रहे थे, बल्कि लगभग 50 किलोमीटर लंबी पूरी रक्षा पंक्ति अब ढह रही थी। अंडरवर्ल्ड के जीव पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। वे अलग अलग पहाड़ों और घाटियों से उत्तरी घाटी में घुस रहे थे और सीधे जीवित लोगों की गंध की तलाश कर रहे थे। आदर्श ने जिस नॉर्थ गार्ड किले की रक्षा करने की कोशिश की थी, वह पूरी झील में एक छोटी सी धारा थी। जब पूरी झील उसकी दिशा में बह रही थी तो उसके प्रयास निरर्थक थे। भारी दबाव ने उसके घुटनों को लगभग तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी पीठ पर एक भारी पिरामिड उठा रहा हो। डेथ लाइट स्पीयर्स की रूपरेखा केवल अस्पष्ट थी, फिर भी उनकी शक्ति भारी थी। आदर्श बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसका शरीर थक रहा था, वह लगभग अपनी सीमा पर था। वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वह ज़ॉम्बीज की चीखों से घिरा हुआ था। उसे पता था कि यह अंत था। उसने पहले ही खुद से कह दिया था कि अपनी क्षमताओं को तौलकर उसी के अनुसार काम करना है। वह असंतुष्ट नहीं होगा या अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि वह पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर चुका था। लेकिन जब समय आया तो उसके दिल में इतनी असंतुष्टि क्यों थी? लानत है, लानत है। आदर्श आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था, फिर भी उसके पास अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी नहीं। उसे लोगों के लिए अभी आधे दिन का समय खरीदना था। उसकी ताकत कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी। दुश्मन को रोकने के लिए उसकी दोगुनी ताकत भी काफी नहीं थी। तेरे की आदर्श पहले से ही कांप रहा था, लेकिन उसने दबाव सहना जारी रखा। अगर वह परिणाम नहीं बदल सकता तो कम से कम वह अपने पिरामिड के अंदर छिपे तानाशाह शासक के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसके दिल में जो असंतोष था वो अंततः उसकी आंखों से फूटे पड़े आंसुओं में बदल गया। तेज हवा के झोंके के साथ आंसू हवा में बिखर गए। उस पर लगे डीमन रुएं धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे आदर्श को उसका असली रूप वापस मिल गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, खोखली और बेजान। अगर वो कुछ नहीं बदल सकता था तो इतनी मेहनत से कल्टीवेशन करने का क्या मतलब था? दुनिया द्वारा एक मैजिशियन के रूप में सम्मान और प्रशंसा पाने का क्या मतलब था? उसकी दृष्टि विशाल आकाशगंगा की तरह अंधकार से भरी हुई थी। उसके चारों ओर की तेज गड़गड़ाहट की जगह मृत सन्नाटा छा गया। आदर्श धीरे धीरे उस अंधेरी खाई में डूब रहा था जिसे उसने अपने लिए बनाया था, एक बेजान मूर्ति की तरह। उसने अपनी दिशा और इच्छा शक्ति खो दी। ऐसा लगा जैसे आध्यात्मिक दुनिया ने उसे सिखाया था कि दुनिया उस दिन से ही अंतहीन अंधकार में डूबी हुई है जब से उसने अपना मैजिक अवेक किया था। स्टार से निकलने वाली फीकी रोशनी उनके शहरों में रहने वाले तुच्छ इंसानों का प्रतिनिधित्व करती थी। भले ही वे नेबुला, आकाशगंगा या ब्रह्मांड में बदल गए हो, आध्यात्मिक दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी अंधकार में डूबा हुआ था। वही अंधकार जिसने मैजिक को अपने में सम्माहित कर लिया था और उस पर राज कर रहा था। एक व्यक्ति हमेशा एक छोटा सितारा ही रहेगा। यह उल्कापिंड की तरह आसमान में उड़ सकता है। यह हमेशा के लिए अंधेरा रह सकता है। रात का आसमान अंधेरा और ठंडा ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी करे। आदर्श के आध्यात्मिक पिंजरे में एक असामान्य आवाज सुनाई दी। उसने पहले से ही ज़ॉम्बीज की सेना की चीखें और धमाकों को छान लिया, फिर भी वह अपने पास आते हुए स्पष्ट कदमों की आवाज सुन सकता था।
आदर्श के पीछे कदम रुक गए। यह सबसे ठंडी उपस्थिति थी जो उसने कभी महसूस की, और आदर्श जो आध्यात्मिक पिंजरे में खुद को खो चुका था थोड़ा होश में आया। कौन है भाई? वह व्यक्ति उसके पीछे कैसे आ गया? क्या पूरी जगह ज़ॉम्बीज़ की सेना से घिरी हुई नहीं थी? कोई व्यक्ति इतनी शांति से उसके पास कैसे आ सकता था? क्या यह कल्पना कर रहा था? अपने परेशान विचारों के बीच में एक भारी हाथ ने आदर्श के कंधे पर दबाव डाला। हाथ उस व्यक्ति की उपस्थिति की तरह ही ठंडा था। आदर्श के कंधे को मजबूती से पकड़े हुए उसके बल ने आदर्श को जमीन पर दबा दिया होगा, लेकिन किसी कारण से पिरामिड द्वारा उस पर लगाया जा रहा दबाव गायब हो गया। आध्यात्मिक पिंजरा जो उसे फंसा रहा था वह भी ढह गया। आदर्श की दृष्टि वापस आ गई और ज़ॉम्बीज़ की सेना से भर गया, इतना विशाल कि वह अब क्षितिज नहीं देख सकता था। ज़ॉम्बीज़ की गगनभेदी चीखें फिर से सुनाई देने लगी। तेज आवाज से उसके कान हल्के हल्के दुख रहे थे। उसकी आंखों के कोने और चेहरा थोड़ा दुख रहा था। जब उसके सूखे आंसू फूट पड़े, उसकी आंखों में अभी भी कुछ आंसू थे। आदर्श को लगा जैसे आध्यात्मिक पिंजरे में फंसे हुए उसे काफी समय बीत गया है, लेकिन यह केवल एक संक्षिप्त क्षण था। इतना संक्षिप्त कि उसकी आंखों में आंसू भी अभी तक नहीं निकले थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी लड़ाई में रोना सिखाया है। उसके पीछे से आती आवाज जानी पहचानी पर अजीब, एकदम ठंडी और दबंग थी। आदर्श का दिल कांप उठा। उसे आखिरी शब्द याद आ गए जो उसने किसी व्यक्ति से कहे थे। वे एक रक्त लाल वेदी के सामने थे। उसने सिंहासन पर बैठे काले कवच से ईमानदारी से कहा था, मुझे बेहद सी बातें सिखाने के लिए धन्यवाद। हालांकि आदर्श को उनके जाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। उसने एक ठंडा चेहरा देखा जो स्पष्ट रेखाओं से ढका हुआ था। उसने देखा कि एक दृढ़ आकृति काला लबादे और कवच पहने एक विशाल पर्वत की तरह खड़ी थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी झगड़े में रोना सिखाया है। आदर्श ने जब ये शब्द सुने तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछने की कोशिश की। चीफ चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर, आदर्श रोते हुए चिल्लाया। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, बिना दया के हत्या करना। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब वह आखिरकार खड़ा हुआ, किसी ने उसका कंधा थाम रखा था, तो उसे एहसास हुआ कि पिरामिड से दबाव उतना भारी नहीं था जितना उसने सोचा था। बस इतना था कि उसने अपनी इच्छा शक्ति और ताकत खो दी थी। उसने चारों ओर देखा, वह अभी भी किले के मलबे में था। ज़ॉम्बीज़ की सेना राख की तरह गायब नहीं हुई, मानो वह अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। पिरामिड अभी भी दूर से अपनी मौत की रोशनी बिखेर रहा था। उसकी सेना हर उस जगह को रौंद रही थी जहां मौत की रोशनी पहुंच सकती थी। उसके पीछे पहाड़ों की एक श्रृंखला थी। सेना के पहाड़ों को पार करने के बाद फेमवांग शहर उसकी पहुंच में था। मिर्च से आए ज़ॉम्बीज़? ज़ॉम्बीज़ के राजा ने पूछा। यह गीजा का महान पिरामिड है, खुफू का मकबरा। खुफू अभी भी जीवित है, वह अब अंडरवर्ल्ड का भगवान है, आदर्श ने पुष्टि की। ज़ॉम्बीज़ के राजा ने पलटकर आदर्श को देखा। आदर्श को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या गलत कह दिया जिसे वह आदमी उसको घूर रहा था। वह ऐसी बकवास करके खुद को पाताल लोक का स्वामी कहने का साहस करता है, ज़ॉम्बीज़ के राजा ने घृणा से कहा। आदर्श का चेहरा उदास हो गया। उसे कोई सुराग नहीं था कि ज़ॉम्बीज़ के शासकों ने अपने क्षेत्रों को कैसे विभाजित किया। टकराने की आवाज आती है। ज़ॉम्बीज़ के राजा ने जमीन पर जोर से पैर पटका। एक काली लहर शंकु के आकार में आगे बढ़ी जो सीधे शानदार पिरामिड की ओर बढ़ रही थी। पिरामिड की डेथ लाइट अचानक अस्थिर होगी। अब वहां छेद हो गए थे जिन पर डेथ लाइट अब चमक नहीं रही थी। मिस्र के ज़ॉम्बी सिर्फ डेथ लाइट के भीतर ही घूम सकते थे। जब छेद दिखाई देते थे तो उनमें मौजूद ज़ॉम्बी सिर्फ एक या दो सांस में ही वाष्पित हो जाते थे। प्राचीन राजा द्वारा उत्पन्न की गई ज़ॉम्बीज़ वेव पिरामिड के लिए प्रत्यक्ष रूप से उकसाने वाली थी। इसने पिरामिड की मृत्यु प्रकाश को बुरी तरह से रोक दिया था। पिरामिड में गड़गड़ाती आवाज ने पूछा, कौन मेरी पवित्र ज्योति को बाधित करने की हिम्मत करता है? आदर्श हर बार आवाज सुनते ही कांप उठता था। उसे यकीन था कि जो व्यक्ति बात कर रहा था उसने उस सबसे मजबूत लेवल को पार कर लिया जिसके बारे में बहुत जानता था।
उसे अपने घुटनों पर गिरने और उसके भारी दबाव में अपनी जान लेने की एक अलग इच्छा महसूस हुई। प्राचीन राजा ने भी ऐसी ही शक्तिशाली आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे पास अपनी कब्र और अपने ज़ॉम्बीज़ को मेरी जमीन से हटाने के लिए आधा दिन है। यह आवाज पूरे देश में गूंज उठी। दोनों आवाजें दो अलग अलग भाषाओं में बात कर रही थी, लेकिन उनकी बातचीत में प्रत्युक्त भाषा का कोई महत्व नहीं था, बल्कि विचार का महत्व था। स्फिंक्स, उसे बताओ कि यह भूमि किसका क्षेत्र होगी। एक बार फिर पिरामिड से ओसिरस की आवाज आई। स्फिंक्स जमीन पर लेटा हुआ था और आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर एक दुर्जय पर्वत की तरह आगे बढ़ा। उसकी आंखें, जो अब भयानक लपटों से घिरी हुई थी, आदर्श और ज़ॉम्बीज़ के राजा को घूर रही थी। स्फिंक्स ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह पहले से ही भी ज्यादा स्पीड में था। ओसिरस द्वारा समर्थित होने के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ। वह अपने दुश्मन पर भयंकर रूप से अटैक करते हुए सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। प्राचीन राजा ने स्फिंक्स की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह पिरामिड को घूर रहा था, मानो वह उसके अंदर मौजूद व्यक्ति को देख सकता हो। खुफू एक प्राचीन अस्तित्व जो ज़ॉम्बीज़ का सबसे पहला पूर्वज था। स्फिंक्स स्पीड से आगे बढ़ा। उसकी दुर्जय शक्ति के सामने आकाश और धरती भी कांप रहे थे। जमीन के नीचे से एक अजीब लेकिन शक्तिशाली गर्जना आई। एक पहाड़ अचानक उभरा और आसमान में उड़ गया। उसने अपनी विशाल भुजा को आगे बढ़ाया और स्फिंक्स पर जोरदार अटैक किया, जो इतनी क्रूरता से अटैक कर रहा था। हवा में मौत की एक मजबूत उपस्थिति छाई हुई थी। आदर्श कैसे उस पहाड़ को नहीं पहचान पाया जो कहीं से भी अचानक प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि वह प्राणी था जिसने पूरे प्राचीन राजधानी को डर से ढक दिया था, माउंटेन ज़ॉम्बी। माउंटेन ज़ॉम्बी जमीन से ऊपर उठा, आकार में स्फिंक्स से भी ज्यादा प्रभावशाली। जब स्फिंक्स ने उसके हाथ में टक्कर मारी तो माउंटेन ज़ॉम्बी कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने स्फिंक्स को हवा में ऊपर उठा लिया। स्फिंक्स को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भयानक प्राणी अचानक जमीन से निकलकर कहीं से आ जाएगा। चौंकाने वाली ताकत के साथ माउंटेन ज़ॉम्बी ने स्फिंक्स को दूर फेंक दिया, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। स्फिंक्स जोर से जमीन पर गिरा और काफी दूर तक फिसला, जिससे उसके नीचे के अंडरवर्ल्ड के अनगिनत जीव कुचल गए तथा पीछे लुगदी और हड्डियों का एक कालीन रह गया। माउंटेन ज़ॉम्बी को स्पष्ट रूप से स्फिंक्स से बेहद शिकायत थी, जिसने प्राचीन राजा का अपमान करने की हिम्मत की थी। वह आगे बढ़ा और छोटे अंडरवर्ल्ड प्राणी को अपने पैरों तले रौंदते हुए और स्फिंक्स के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। स्फिंक्स का चेहरा थोड़ा फट गया क्योंकि वह एक बार फिर से नीचे गिर गया। लगातार 2 अटैकों से उसका सिर चकरा गया था। पास में मौजूद कई अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक अपने कमांडर की पिटाई होते देख डर के मारे मांस के गोले की तरह सिकुड़ गए। माउंटेन ज़ॉम्बी किसी भी उपयोगी हथियार की तलाश में था। उसने अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढकों में से एक को लात मारी और उसे तोप के गोले की तरह स्फिंक्स पर फेंक दिया। स्फिंक्स की स्किन और मांस कठोर हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक पर लागू नहीं होता। भले ही वे दोनों शासक लेवल के प्राणी थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के पास अटैक की जबरदस्त ताकत को सहने का जरा भी मौका नहीं था। लात से उसका शरीर आकार से बाहर हो गया। योक्ट जो उससे बंधे थे वे उसके साथ एक भयानक मौत मर गए। अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक पर मच्छरों की तरह बिखर गए, जिन्हें थप्पड़ मारकर मार दिया गया। आप कौन हैं? गिजा के महान पिरामिड में से अचानक आवाज आश्चर्यचकित होकर कहती। प्राचीन राजा ने ऑर्डर दिया, जो कोई भी मेरी भूमि की शांति को भंग करने की हिम्मत करता है उसे बिना दया के मार डालो। प्राचीन राजा ने एक बार फिर जमीन पर कदम रखा। पहाड़ों, घाटियों और लोसेस में एक बड़ी काली लहर उठी। मौत की रोशनी से ढका आसमान अंधेरे में डूब गया और एक बड़ा तूफान आया। बिना दया के मार डालो, बिना दया के मार डालो और बिना दया के मार डालो। उत्तरी घाटी में नर्क से आती घंटियों की तरह गूंज रहे थे यह शब्द। यूलिन शहर और फेवांग शहर के बीच जमीन से मौत की आकृतियां उभरी। आदर्श दूर से यह नहीं देख पाया कि काली और लाल आकृतियां क्या थी। उसने केवल पहाड़ों, पत्थर के टीलों और रेत, उत्तर की ओर चट्टानी पहाड़ियों और घाटियों में तेजी से फैलती आकृतियां देखी। मिस्र के अंडरवर्ल्ड की सेना मुख्यतः काले रंग की थी, जो मृत्यु के प्रकाश में एक भयानक ठंडे नीले रंग में चमकती थी।
प्राचीन राजा के जमीन पर पैर रखने के बाद जो सेना दिखाई दी वह ज्यादातर धूसर और लाल रंग की थी। उनके मौत का ऑरा हवा में छाया हुआ था। प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज़ की सेना की चमकती आंखें रात के आसमान में तारों की तरह घनी थी। यहाँ तक कि सूरज और चांद ने भी अपनी चमक खो दी थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल 8 ज़ॉम्बीज़ शासक पार्ट 1। हवा में एक गगनभेदी गर्जना गूंजी। उसके बाद भूरे रंग की हड्डियों से बना एक विशाल शरीर कंकाल के पंखों की एक जोड़ी के साथ काले बादलों को ढकते हुए दिखाई दिया। जब वे पूरी तरह से फैले हुए थे तो उनके किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। नीदर बॉर्न ड्रैगन। आदर्श ने उस जीव को पहचान लिया। यह वही जीव था जिसने प्राचीन राजधानी की बाहरी दीवार को नष्ट किया। आदर्श को अच्छी तरह याद था कि जब यह प्राचीन राजधानी के ऊपर आसमान में उड़ रहा था तो उसे कितना बड़ा झटका लगा था। माना जाता है कि इंपीरियल मैजिशियन के कैप्टन नेदरबॉर्न रूलर को अपने साथ डार्क एबिस में ले गए थे। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि वह प्राणी फिर से जीवित हो गया था। यह पता चला कि ज़ॉम्बीज़ इतनी आसानी से नष्ट नहीं होंगे, विशेष रूप से हाई लेवल वाले। नेदरबॉर्न ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। उसकी छाया कंकालों की सेना पर छा गई जो अपने खूनी हथियार इधर उधर लहरा रहे थे। कंकाल पहाड़ों से नीचे बहती हुई एक सफेद नदी की तरह थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि आसमान और जमीन के बीच फर्क करना असंभव था। जमीन लगातार टूटती रही। नेदरबॉर्न ड्रैगन कंकालों की सेना का कमांडर था जबकि माउंटेन ज़ॉम्बीज़ की सेना का कमांडर था। लाशें जमीन से निकली। यह सेना ज्यादातर सड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ से बनी थी जो सेना में सबसे निचले लेवल की प्रजाति थी। उन्होंने तुरंत उन क्षेत्रों को भर दिया जो मिस्र के ज़ॉम्बीज़ ने खाली छोड़ दिए थे। असली ज़ॉम्बी की सेना अभी भी बेहद बड़ी थी। भले ही अनगिनत सड़े हुए ज़ॉम्बी को छोड़ दिया जाए, उनका आकार उन्हें सड़े हुए ज़ॉम्बीज़ के बीच अलग खड़ा करता था। वहां लाश के जनरल और लाश के अधिकारी भी थे। लाश के अधिकारी और भी अधिक आकर्षक थे। उनके विशाल आकार अलग से खड़े थे। लगभग हर ज़ॉम्बी सेना का नेतृत्व एक लाश अधिकारी कर रहा था। लाश अधिकारियों में से अधिकांश मांस के टीले के लाश अधिकारी थे। वे माउंटेन ज़ॉम्बी के करीब रहे। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों ने अपने मुंह खोले और आसपास के ज़ॉम्बीज़ को निगल लिया जैसे वे पानी पी रहे हो। उनके शरीर के अंदर खाली जगह उनके वास्तविक आकार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हजारों ज़ॉम्बीज़ निकलने के बाद भी उनका पेट नहीं फूला। माउंटेन ज़ॉम्बीज़ की ताकत असाधारण थी और उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे वह दुश्मन पर फेंक सके। उसने प्राचीन राजधानी में लड़ाई के दौरान एक गुलेल की तरह काम किया था। वह शहर के अंदरूनी हिस्से को तेजी से नष्ट करने में एक्सपर्ट था। माउंटेन ज़ॉम्बी ने तब तक इंतजार किया जब तक कि फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों ने रीलोडिंग पूरी नहीं कर ली। उसने कॉर्प्स अधिकारियों को पकड़ लिया और उन्हें एक एक करके गीजा के महान पिरामिड की दिशा में फेंक दिया। विशाल लाश अधिकारी मिसाइलों की तरह बादलों के नीचे उड़े। जहां भी वे उतरे, अंडरवर्ल्ड के जीवों के एक विशाल समूह को टुकड़ों में तोड़ दिया। गुलाम, जुए और मम्मियां पर भारी गोलाबारी की गई। गीजा के महान पिरामिड के आसपास का इलाका जल्द ही खून और हड्डियों से भर गया। माउंटेन ज़ॉम्बी ने अधिक बल के साथ जिस मांस टीले वाले शव अधिकारी को बाहर फेंका था वह गीजा के चमकते हुए महान पिरामिड में जोर से जा टकराया। पिरामिड स्थिर रहा लेकिन उससे निकलने वाले डेथ लाइट टिमटिमाने लगी और थोड़ी कमजोर पड़ गई। फ्लैश माउंट लाश अधिकारी पिरामिड की सीढ़ियों पर धंसा हुआ था। सड़े हुए लाश उसके मुंह से तेज धारा की तरह बाहर निकल रहे थे। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी 2000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को ले जा रहे थे जिनमें कुछ योद्धा लेवल के ज़ॉम्बीज़ भी शामिल थे। गीजा के महान पिरामिड पर उनका अचानक प्रकट होना ओसिरस के लिए बेहद अपमानजनक था। जल्द ही ज़ॉम्बीज़ गीजा के महान पिरामिड पर रेंगने लगे और उस पर चिंता करने लगे। 10 अलग थलग डार्क स्वॉर्ड मास्टर पिरामिड के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। उनकी आंखें हरी लपटों में फट गई और मूर्तियों की तरह खड़े इन रक्षकों ने तुरंत रिएक्शन व्यक्त किया।
वे शानदार पिरामिड पर कूद पड़े और पिरामिड पर रेंग रहे ज़ॉम्बीज पर अपनी अंधेरे की तलवारें फेंक दी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर बेहद ताकतवर थे। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारी और हजारों ज़ॉम्बीज उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। गीजा के महान पिरामिड पर ज़ॉम्बीज कुछ ही समय में मारे गए। ज़ॉम्बीज बेहद जल्दी मर गए थे, लेकिन प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज के साम्राज्य के लिए यह नुकसान नगण्य था। कुछ और फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों को जल्द ही गीजा के महान पिरामिड पर फिर से तैनात किया गया। एक बार फिर ज़ॉम्बीज को मारने में डार्क स्वॉर्ड मास्टर को ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पिरामिड अब खून और गंदगी से सना हुआ था। इससे निकलने वाली मृत्यु की रोशनी भी काफी कम हो गई। गीजा के महान पिरामिड पर उतरने वाले फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों के अलावा पिरामिड के आसपास उतरने वाले फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों की संख्या भी काफी चौंकाने वाली थी। माउंटेन ज़ॉम्बी ने पिरामिड पर 30 से ज्यादा फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों को फेंका था। 30 फ्लैश माउंट शव अधिकारी, जिनमें से प्रत्येक अपने साथ लगभग 3000 ज़ॉम्बीज को ले जा रहा था। दूसरे शब्दों में 50,000 से अधिक ज़ॉम्बीज गीजा के महान पिरामिड के आसपास के क्षेत्र में उतरे थे। डार्क स्वॉर्ड मास्टर शक्तिशाली हो सकते हैं क्योंकि वे शासक लेवल के प्राणी थे, लेकिन फिर भी उन्हें कम समय में 50,000 ज़ॉम्बीज को मारने में संघर्ष करना पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड की सेना बाहर निकल गई थी। केवल डार्क स्वॉर्ड मास्टर और कुछ शक्तिशाली मम्मियों को पिरामिड की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। जब प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज अचानक पिरामिड के आसपास दिखाई दिए तो ओसिरस तुरंत घबरा गया। उसने तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने और पिरामिड की रक्षा करने का ऑर्डर दिया। अंडरवर्ल्ड की सेना, जो अभी अभी स्क्वायर ट्रैक मैदान में पहुंची थी, उसके पास गीजा के महान पिरामिड में लौटने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी ताकि फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों द्वारा लाए गए ज़ॉम्बीज को खत्म किया जा सके। अंडरवर्ल्ड सेना के अग्रिम सैनिकों के पास अपनी स्थिति बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि पिरामिड की सुरक्षा से समझौता किया गया था। जब एक के बाद एक घातक पंजों वाले घृणा से भरे चेहरे मृतकों की धुन से प्रकट हुए तो तीखी चीखें सुनाई देने लगी। ये ज़ॉम्बीज के साम्राज्य से आते प्रेत थे। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान प्रेतों की सेना ने इंसानों से मुकाबला नहीं किया, अन्यथा अगर प्रेत लाशों से हाथ मिला लेते तो प्राचीन राजधानी का भीतरी शहर बेहद खतरे में पड़ जाता। अधिकांश प्रेत उड़ सकते थे और उनका कोई निश्चित रूप नहीं था। वे युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम थे, जबकि अंडरवर्ल्ड सेना प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज से भिड़ रही थी। वे हवा के काले झोंकों की तरह आगे बढ़े और दुश्मन के बीच प्रमुख संस्थाओं को निशाना बनाया। एक प्रेत कमांडर, जिसे आदर्श ने पहले कभी नहीं देखा था, प्रेतों की सेना का मार्गदर्शन कर रहा था। अब भी वह उसका असली रूप नहीं देख पाया था। प्रेत कमांडर का पद ज़ॉम्बीज की सेना में माउंटेन ज़ॉम्बी के बाद सेकंड नंबर पर था। प्राचीन राजधानी में लड़ाई के दौरान कुछ सुपर मैजिशियनों ने जिस प्रेत तानाशाह सम्राट को मारने की बेहद कोशिश की थी, वह सिर्फ प्रेत कमांडर का अधीनस्थ था। आदर्श ने अपनी नजर उठाई। बादलों में उसे बर्फीली हरी आंखें मुश्किल से दिख रही थी। ये प्रेत सर्पों के काले फिरौन और उसके क्रूर तलवारधारी मृत्यु सेवकों को निशाना बना रहे थे। क्रूर तलवार मृत्यु सेवक प्रेत सेना के लिए खुद को तैयार करते हुए फॉर्मेशनों में खड़े थे। अंडरवर्ल्ड के बेहद से प्राणी उड़ने में सक्षम नहीं थे, इसलिए प्रेत कमांडर के निर्णय के आधार पर अंडरवर्ल्ड के किसी भी जीव को निशाना बनाने के लिए प्रेत स्वतंत्र थे। फैंटम कमांडर स्पष्ट रूप से सर्पों के डार्क फिरौन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। आदर्श ने पहले ही उसके कुछ क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों को मार डाला था, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी जीवित थे क्योंकि आदर्श ने उनके गठन के खिलाफ संघर्ष किया था। हालांकि ये निराकार प्रेत प्रतिशोधी आत्माओं के समान थे और शारीरिक अटैकों से प्रतिरक्षित थे। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली तलवार टेक्निक भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। प्रेत क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों में घुस गए और उन्हें अपने वश में कर लिया। उन्होंने क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों की आत्माओं को जबरन टुकड़े टुकड़े कर दिया। काली तलवारें और कवच जमीन पर बिखर गए। क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों के पास जो कुछ बचा था वह खाली गोले और कबाड़ के ढेर थे। जब उनकी आत्माएं नष्ट हो गई,
सर्पों के अंधकारमय फिरौन ने उन्हें एक कवच प्रदान किया था और तलवार चलाना सिखाया था, फिर भी वे प्रेतों की सेना के एक भी अटैक का सामना नहीं कर सके। सर्पों का काला फिरौन क्रोधित हो गया। उसने आकाश में भयंकर गर्जना की तथा आकाश में मंडरा रहे प्रेत सेनापति से भिड़ने की मांग की। प्रेत कमांडर ने केवल अपनी हरी आंखों का एक जोड़ा दिखाया जो भूरे बादलों में ऊपर से सांपों के काले फिरौन को देखकर तिरस्कार से चमक रही थी। प्रेत सेनापति चिल्लाया और खुद को प्रकट करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने प्रेतों की सेना को सर्पों के काले फिरौन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। सर्पों के काले फिरौन ने अपने आसपास के निराकार प्रेतों से भयंकर युद्ध किया। प्रेत दुर्जय मम्मी को कुछ नहीं कर सके। जब भी वे सर्पों के काले फिरौन की शक्तिशाली चालों से टकराते तो वे बिखरी राख में बदल जाते। प्रेत सेनापति ने खुद को दिखाने की जहमत नहीं उठाई, भले ही सर्पों के अंधेरे फिरौन के सामने कितने भी प्रेत मर गए हों। वह चालाक, दुष्ट और असामान्य रूप से शांत था। उसे अपने सेवकों की मौत की जरा भी परवाह नहीं थी। वह आसानी से जितने चाहे उतने प्रेत इकट्ठा कर सकता था। एक चीज जिससे कोई बच नहीं सकता वह थी मौत। जरूरी नहीं कि मृतक कंकाल या ज़ॉम्बी में बदल जाए, लेकिन उनकी आत्माओं में असंतोष, द्वेष, नफरत की झलक जरूर होंगी। वे अंततः इसके सामने आएंगे और इसके लिए लोग बन जाएंगे। सर्पों का काला फिरौन कितने प्रेतों को मार सकता था? यदि फैंटम कमांडर फैंटफो से कहे कि वे अपने बीच कोई अंतराल छोड़े बिना एक पंक्ति में खड़े हो जाए और सर्पों के काले फिरौन को पूरे दिन बिना प्रतिरोध किए उन्हें मारने दे, तो हताहतों की संख्या उनकी संख्या के 10वें हिस्से से भी कम होगी। भूतों की सेना लाशों और कंकालों के समुद्र की तुलना में सह पर कम डरावनी लग सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी संख्या कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूत निराकार थे और एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ सकते थे। सांपों का काला फिरौन क्रोधित हो गया। उसने जमीन पर पड़े कबाड़ के ढेर को पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। सर्पों का काला फिरौन प्रेत कमांडर की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, लेकिन चाहे वह प्रेत कमांडर को कितना भी उकसा रहा हो या वह कितनी भी क्रूरता से प्रेतों को मार रहा हो, प्रेत कमांडर खुद को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। यह केवल युद्ध को देखते हुए मृतकों की धुंध में मंडराता रहा। यह इस बात पर हंस रहा था कि अंडरवर्ल्ड के जीव कितने मूर्ख थे। यह हर जगह था, इसका पता लगाना असंभव था। अंडरवर्ल्ड के जीव पीछे हटने लगे। गीजा के महान पिरामिड पर मांस के टीले के अधिकारियों और ज़ॉम्बीज का भारी अटैक हुआ। सफेद कंकाल पहाड़ों पर दुश्मन का पीछा करते हुए जमीन पर अंडरवर्ल्ड के जीवों ने अनगिनत अवशेष छोड़ दिए। अंडरवर्ल्ड की सेना असमंजस में थी। ज़ॉम्बीज का राजा वहीं रह गया जहां वह आया था। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी सिवाय शुरुआत में ही रौंदने के। ज़ॉम्बीज का शक्तिशाली साम्राज्य आदर्श के सामने एक विशाल पेंटिंग की तरह आश्चर्यजनक रूप से फैला हुआ था। अभी तक 3 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो पिछले जो 3 हैं वो पिछले कल के हैं, एक कंपनसेशन के तौर पे, 2 डेली रूटीन के तौर पे। अब नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, जो कि आज के एपिसोड है 8 ज़ॉम्बीज शासक पार्ट 2। फैंटम कमांडर के अलावा 3 अन्य ज़ॉम्बी शासक भी दिखाई दिए। माउंटेन ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से उनमें सबसे शक्तिशाली था। वह वर्तमान में गीजा के महान पिरामिड की ओर बड़े कदमों से बढ़ रहा था। माउंटेन ज़ॉम्बी जाहिर तौर पर ज़ॉम्बीज के राजा के लिए रास्ता साफ कर रहा था। वह गीजा के महान पिरामिड पर दबाव बनाए रखने के लिए हर कुछ कदम पर एक मांस के टीले के शव अधिकारी को फेंकता था। फैंटम कमांडर अंडरवर्ल्ड के प्राणियों के लिए एक दुर्जय दुश्मन था। यहां तक कि सर्पों के डार्क फिरौन को भी अपने बचे हुए सैनिकों के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच नेदरबॉर्न ड्रैगन के नेतृत्व में कंकालों की सेना ज़ॉम्बीज के साम्राज्य की अगुआ थी। ऐसा कोई शत्रु नहीं था जिसे कंकालों की सेना निगल ना सके। सफेद लहराता हुआ सागर पाताल के प्राणियों को भी अपना हिस्सा बना सकता था। ज़ॉम्बीज के साम्राज्य ने जल्द ही अपनी पूरी ताकत दिखा दी। अन्य 5 ज़ॉम्बी शासक भी प्रकट हो गए थे। उनमें से कोई भी ज़ॉम्बीज के राजा से बेहद दूर नहीं था। पूरी सेना ने ज़ॉम्बीज का भवन बना लिया था जिसके बीच में ज़ॉम्बीज का राजा था। जब भी प्राचीन राजा एक कदम आगे बढ़ता, ज़ॉम्बीज का भवन आगे बढ़ जाता।
यह तुरंत ही उन सभी अधोलोक प्राणियों को निगल जाता जो प्राचीन राजा के रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करते। अंडरवर्ल्ड सेना के भीतर एक बकरी जैसा दिखने वाला राक्षस शासक कंकालों पर अपना सुनहरा डंडा चलाता था। उनकी हड्डियां हवा में लहरों की तरह बिखर जाती थी। यह क्रूर प्राणी स्पष्ट रूप से एक विश्वसनीय योद्धा था जिसे स्फिंक्स ने बुलाया था। हर बार जब वह अपना सुनहरा डंडा इधर उधर घुमाता तो वह कंकालों के एक समूह को टुकड़े टुकड़े कर देता और उनकी हड्डियों को सफेद रेत में कुचल देता। प्राचीन राजा ने बकरी के सिर वाले शासक की ओर देखा। उसे ऑर्डर देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 8 ज़ॉम्बीज में से एक कार्निलियन ज़ॉम्बी शासक तुरंत आगे बढ़ा। कंकालों और ज़ॉम्बीज की सेना ने जल्दी से उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। कार्निलियन ज़ॉम्बी रूरल आकाश में फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों के समान था। कोई यह भी कह सकता है कि कार्निलियन ज़ॉम्बी रूलर फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। इसके शरीर पर सिर लटके हुए थे जिनमें से प्रत्येक में एक जोड़ी आंखें और एक मुंह था। यह एक भयानक प्राणी था जिसके बारे में कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि वह बुरे सपने में दिखाई देगा। इसे देखकर किसी की भी खोपड़ी सुन्न हो जाएगी। कार्नियल शव शासक बकरी के सिर वाले शासक के पास पहुंचा और दोनों विशाल ज़ॉम्बीज एक दूसरे से झगड़ने लगे। कार्नियल शव शासक ने बकरी के सिर वाले शासक के डंडे को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। बकरी के सिर वाले शासक ने कार्नियल शव शासक का आधा सिर उड़ा दिया। बकरी के सिर वाला शासक स्पष्ट रूप से जुड़वा शरीर वाली डीमन गायों का कमांडर था, क्योंकि वह उनसे घिरा हुआ था। जुड़वा शरीर वाली कुछ डीमन गायें 30 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। वे अराजक युद्ध के बीच भी अलग थलग खड़ी रही। बकरी के सिर वाले शासक के ऑर्डर पर जुड़वा शरीर वाली गाय दुश्मन पर टूट पड़ी और आगे बढ़ रहे कंकालों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कार्नियल शव शासक पूरी तरह से गुस्सा हो गया। उसने हैचैट शव जनरलों की टुकड़ी को बुलाकर जुड़वा शरीर वाली डीमन गायों को क्रूरता से चीर डाला। हैचैट कॉर्प्स जनरल भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। आदर्श ने उनकी ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था। वे महान योद्धा लेवल के जीवों का एक समूह थे। मांसल जुड़वा शरीर वाली डीमन गायों ने हैचैट कॉर्प्स जनरलों को रोकने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वे मांस चूर्ण करने वाले रथों के समूह की तरह आगे बढ़ रहे थे। हैचैट कॉर्प्स जनरल पूरी तरह से अजय थे, क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड सेना के बीच से रास्ता साफ कर दिया। केवल ब्रूटल स्वॉर्ड डेथ सर्वेंट्स ही हैचैट कॉर्प्स जनरल का सामना करने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से फैंटम कमांडर ने उनमें से अधिकांश को पहले ही खत्म कर दिया था, जिससे हैचैट कॉर्प्स जनरल को अंडरवर्ल्ड सेना के माध्यम से जबरन चीरने और अंडरवर्ल्ड बलों को आधे में विभाजित करने की परमिशन मिल गई। बकरी के सिर वाला शासक कार्नियल लाश शासक जितना शक्तिशाली नहीं था। कार्नियल लाश शासक 8 एंडेड शासकों में से एक था। यह सर्पों के डार्क फिरौन और बिच्छू भगवान मेडूसा के समान लेवल पर था। जब बकरी के सिर वाले शासक को हराया गया तो उसके जुड़वा शरीर वाली डीमन गायों को कंकालों के समुद्र ने कुचल दिया। फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों की संख्या शासक लेवल के ज़ॉम्बीज में सबसे अधिक थी। न केवल वे दुश्मन के इलाकों पर अटैक करने में अच्छे थे, बल्कि वे अधिक कंकाल भी पैदा कर सकते थे। ट्विन बॉडीड डीमन गायों की हार के बाद फ्लैश माउंट कॉर्प्स अधिकारियों ने कार्नियल कॉर्प्स शासक के नेतृत्व में उनके अवशेषों को खा लिया। उन्होंने जुड़वा सींगों वाली डीमन गायों के मांस को तेजी से पचाया और उनकी हड्डियों का यूज करके नए कमांडर लेवल के कंकाल बनाने का काम किया। उन्होंने या तो मौजूदा कमांडर लेवल के कंकालों को मजबूत करने के लिए हड्डियों का यूज किया या नए कंकालों का निर्माण किया जो नेदर बॉर्न ड्रैगन से ऑर्डर लेंगे। इस प्रकार भले ही कंकालों की सेना ज़ॉम्बीज के साम्राज्य के अग्रदूत के रूप में भारी हथौतों का सामना कर रही थी, वे युद्ध जीतकर आसानी से अपनी संख्या को फिर से बढ़ा सकते थे। फिरौन ने कभी नहीं सोचा था कि उनके लोग धीरे धीरे प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज के साम्राज्य के सेवकों में बदल जाएंगे। शेष 3 ज़ॉम्बीज शासकों ने दुश्मन से मुकाबला नहीं किया। वे प्राचीन राजा के पीछे चल रहे थे, गीजा के महान पिरामिड से योग्य विरोधियों को भेजने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
8 ज़ॉम्बी शासकों को नहीं लगा कि योक्ट की कमान संभालने वाले अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडक उनके ध्यान के योग्य थे। उनके अधीनस्थ खुशी खुशी अंडरवर्ल्ड सम्राट मैंडको की देखभाल करेंगे। आदर्श ने पीछे मुड़कर अन्य 3 ज़ॉम्बी शासकों की जांच की। वे लाल कंकाल शासक, प्रेत तानाशाह सम्राट और पाताल लोक की रानी थे। लाल कंकाल शासक की शक्ल हंसानी हड्डियों से अलग नहीं थी। इसमें शासक लेवल के प्राणी की ताकत का प्रतीक एक भी चीज नहीं थी। जो सिर्फ एक गहरे लाल रंग का कंकाल था जो ज़ॉम्बीज राजा के पीछे एक वफादार सेवक की तरह 5 कदम पीछे खड़ा था। अगर यह दूसरे मरे हुए शासकों के साथ साथ नहीं खड़ा होता तो आदर्श को भी लगता कि यह सिर्फ एक साधारण योद्धा लेवल का कंकाल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 8 मरे ज़ॉम्बी शासकों में से एक होगा। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान यह दिखाई नहीं दिया। वह यह नहीं बता सका कि यह अभी भी सो रहा था या शायद सभी ने इसे अनदेखा कर दिया था। प्रेत तानाशाह सम्राट बेहद विशाल था। यह काले कोहरे से ढके पहाड़ की तरह था जो प्राचीन राजा के पीछे मजबूती से खड़ा था। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटके एक काले आवरण जैसा लग रहा था। प्रेत तानाशाह सम्राट की उपस्थिति प्राचीन राजधानी की बाहरी दीवार पर मारे गए व्यक्ति से ज्यादा मजबूत थी। आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि वहां 2 प्रेत तानाशाह सम्राट होंगे। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान जो मारा गया था वह 8 मरे हुए शासकों में से एक भी नहीं था। लेकिन प्राचीन राजा के पीछे खड़ा जीव सबसे शक्तिशाली प्रेत तानाशाह सम्राट था। नेदरवर्ल्ड की रानी भी एक शक्तिशाली महान शासक लेवल की प्राणी थी जिसे आदर्श ने पहले कभी नहीं देखा था। वह भूतों की कमांडर थी। ज़ॉम्बीज के साम्राज्यों में भूतों की संख्या सबसे कम थी लेकिन उनसे निपटना सबसे मुश्किल। लाइट एलिमेंट और साइकिंग और कर्स जैसे एलिमेंटों के अलावा सभी एलिमेंटल मैजिक उनके खिलाफ बेकार थे। पाताल लोक की रानी भी एक इंसान जैसी दिखती थी। वास्तव में वह एक खूबसूरत महिला की तरह दिखती थी। वह आश्चर्यजनक रूप से एक अनोखी खुशबू छोड़ रही थी, ज़ॉम्बी जैसी सड़ी हुई गंध के बजाय। जब उसने आदर्श को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। आदर्श ने तुरंत महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं जब उसने पाताल लोक की रानी को ध्यान से उसका निरीक्षण करते हुए देखा। उसकी आंखें किसी व्यक्ति के मन और आत्मा को देखने में सक्षम थी, बिल्कुल बिच्छू भगवान मेडूसा की आंखों की तरह। आदर्श ने उसके साथ सिर्फ एक नजर का आदान प्रदान किया लेकिन उसने पहले ही खून से लथपथ एक प्राचीन महल और भयानक तरीके से मरते हुए शिशुओं की छवियां देख ली थी। उसने एक आकर्षक महिला को भी देखा जिसने अपना गला काटकर अपनी जान ले ली और उसकी आंखें असंतोष से भरी हुई थी। आंखें बिल्कुल पाताल लोक की रानी की आंखों जैसी ही थी। वे काली और आकर्षक थी, बिल्ली की आंखों की तरह। प्राचीन राजा ने पलटकर पाताल लोक की रानी की ओर देखा जबकि आदर्श का मन उसकी कल्पनाओं से भरा हुआ था। पाताल लोक की रानी को तुरंत एहसास हो गया कि वह अपने राजा के शिष्यों पर अपने मैजिक का प्रयोग करने के लिए कितनी साहसी थी, विशेषकर तब जब वह इतनी कमजोर अवस्था में था। बहुत दुख की बात है, अगर मैं अभी भी जीवित होती तो मैं आपके घावों का इलाज कर सकती थी। कोई भी संभवतः मेरी हीलिंग क्षमताओं का मुकाबला नहीं कर सकता। पाताल लोक की रानी ने उसके प्रति अपना रवैया बदलने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श को धीरे धीरे होश आया। वह लगभग पसीने से तरबतर हो गया। उसका दिमाग हमेशा से ही उसकी कमजोरी रहा है, इसलिए पाताल लोक की रानी आसानी से उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। उसकी शक्ति आसानी से बिच्छू भगवान मेडूसा से मेल खा सकती है, जिसके बारे में बात करते हुए वह अभी भी एक इंसान की तरह बोल सकती थी। ज़ॉम्बीज में यह काफी दुर्लभ था। अंडरवर्ल्ड के जीवों के अवशेष पूरे देश में फैल गए। कंकालों के समुद्र ने अंडरवर्ल्ड की सेना को ढह चुकी महान दीवार के पार धकेल दिया। स्क्वायर ट्रैक मैदान दीवार के उत्तर में स्थित था और यहीं पर अंडरवर्ल्ड सेना की मुख्य सेना इकट्ठी हुई थी। ज़ॉम्बीज के साम्राज्य द्वारा क्रूरता पूर्वक नरसंहार किए जाने के बाद अब उनमें जीवित मनुष्यों की गंध का पीछा करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने फिर से संगठन होना शुरू कर दिया और गीजा के महान पिरामिड को अपने संचालन का आधार और स्क्वायर ट्रैक मैदान को युद्ध के मैदान के रूप में बनाया। प्राचीन राजा महान दीवार के मलबे पर कुछ देर के लिए रुके। उसने पश्चिम की ओर देखा और दीवार का अंत देखा, फिर पूर्व में शैनमुख किला देखा
जो दीवार के दूसरे छोर के रूप में काम करता था। प्राचीन रक्षा पंक्ति को दुश्मन ने रौंदकर जमीन पर गिरा दिया था। मेरी उत्कृष्ट कृति का क्या विनाश हुआ? प्राचीन राजा ने बड़बड़ाते हुए कहा। प्राचीन राजा इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वे प्राचीन दीवार का सही तरीके से उपयोग करने में विफल रहे हैं। वह मलबे के पास ज्यादा देर तक नहीं रुके, वे गीजा की महान पिरामिड की ओर बढ़ते रहे। आदर्श थोड़ा उलझन में था। उसे समझ में नहीं आया कि प्राचीन राजा क्या कहना चाह रहा था। क्या यह हो सकता है कि महान दीवार के अन्य उपयोग भी थे? दूसरी ओर उसने अभी अभी महान दीवार को अपनी उत्कृष्ट कृति बताया था। वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि कवच के अंदर का आदमी प्राचीन राजा था या उसका मुख्य सैन्य प्रशिक्षक। वह इस सवाल का जवाब खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, या शायद वह प्राचीन राजा और मुख्य सैन्य प्रशिक्षक दोनों थे। हो सकता है कि प्राचीन राजा की पोशाक पहनने के बाद विहान की मृत्यु ना हुई हो, या हो सकता है कि उसकी आत्मा प्राचीन राजा की आत्मा के साथ विलीन हो गई हो और उनकी यादें और विश्वास एक दूसरे से साझा हो गए हो। जब आदर्श उत्तर जानने की कोशिश कर रहा था तो एक काली मक्खी जो पोशाचिक रात का हिस्सा थी उसकी ओर उड़ी। आदर्श चौंक गया। उसकी आंखें जल्द ही भावुक लपटों में बदल गईं। कोल्ड प्रिंस, अपराधी उनके स्थान से ज्यादा दूर नहीं था। भले ही आदर्श घावों और चोटों से ढका हुआ था, भले ही वह पहले से ही थकान से अभिभूत था, वह रेड कार्डिनल को भागने नहीं दे सकता था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल परफेक्टली अनहार्म्ड। गन्यू पर्वत हुआंगशी पर्वत श्रृंखला में स्थित था। फेवांग शहर का संतरी टावर गन्यू पर्वत की चोटी पर था। यह काफी समय से बेजियांग के वीरान जानवरों पर नजर रखता था। बीनू, पैगंबर अहान, समीर, चुटकी, होंग और महादीवार के रक्षक सभी यहाँ एकत्र हुए थे। फेवांग शहर के प्रभारी 3 कमांडर भी टावर से देख रहे थे। तीनों सेनापति घबरा गए जब उन्होंने देखा कि अंडरवर्ल्ड की सेना दूर पहाड़ों से काले बादल की तरह उनकी ओर बढ़ रही है। कोई भी शहर अंडरवर्ल्ड की सेना के पैमाने का सामना नहीं कर सकता था। हालांकि जल्द ही एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। उन्होंने देखा कि कंकालों और ज़ॉम्बीज की एक सेना कहीं से प्रकट हुई और अंडरवर्ल्ड के जीवों पर भयंकर रूप से अटैक किया। वे प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज को अंडरवर्ल्ड की सेना को पीछे धकेलते हुए देखकर दंग रह गए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? फ्युआंग शहर के जनरल ने अविश्वास से पूछा। प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज स्वर्गीय सैनिकों की तरह प्रकट हुए थे और उन्होंने अंडरवर्ल्ड सेना को पीछे खदेड़ दिया था। वे इस बात से पूरी तरह से भ्रमित थे कि प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज अचानक जीवित लोगों का पक्ष क्यों ले रहे थे। क्या उन्होंने कुछ समय पहले ही प्राचीन राजधानी को लगभग नष्ट नहीं किया था? समीर उत्साह में कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य सैन्य प्रशिक्षक उसकी बात सुनेंगे। आदर्श जीवित रहने वाला था। फेहुआंग शहर और उत्तरी घाटी बचने वाले थे। क्या यह एकमात्र शक्ति है जो गीजा के महान पिरामिड से मेल खा सकती है, जिसका आपने पहले उल्लेख किया था? आहन ने समीर को एक खाली चेहरे के साथ देखा। आहन ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया होता अगर वह इसे खुद न देखता। समीर ने जो हेल्प मांगी थी वह प्राचीन राजा और उसके विशाल ज़ॉम्बीज के साम्राज्य की थी, जिन्होंने प्राचीन राजधानी पर लगभग कब्जा कर लिया था। ज़ॉम्बीज का साम्राज्य प्राचीन चीन की मौत की कसम खाने वाली सेना थी। मिस्र के ज़ॉम्बीज के अटैक ने उन्हें स्पष्ट रूप से गुस्सा कर दिया था। ज़ॉम्बीज की 2 सेनाओं के बीच लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसकी कल्पना कोई भी जीवित व्यक्ति कर सकता है। किसी तरह उत्तरी घाटी में एक बार हुई सभी महाकाव्य लड़ाइयाँ 2 मरे हुए राज्यों के बीच संघर्ष की तुलना में बच्चों के खेलने जैसी थी। डीमन प्राणियों के साम्राज्य के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध का पैमाना उस युद्ध के पैमाने से कहीं ज्यादा होता जो वे अभी देख रहे थे, जिसमें कई 100 किलोमीटर एक पर्वत श्रृंखला 4 घाटियों और 3 शहरों से आगे तक फैली हुई थी। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि यह कितना महाकाव्य था। यहाँ तक कि जब वे बेहद ऊंचाई से युद्ध देख रहे थे तब भी उनके सामने पूरी घाटी को कवर करने वाली भीषण लड़ाई वास्तव में हिमशैल की नोक मात्र थी। क्या इसका मतलब यह है कि विहान अभी भी जीवित है? पैगंबर ने काफी देर बाद पूछा। सच बताना कठिन था। शायद प्राचीन राजा उस समय गुस्सा हो गया था जब गीजा के महान पिरामिड ने उसके क्षेत्र पर अटैक किया।
गीजा के महान पिरामिड ने चीन को अपना पहला लक्ष्य चुनकर एक गंभीर गलती की थी। जनरल बिनु युद्ध को नहीं देख रही थी किसी भी तरह से। हम निकासी का काम पूरा कर चुके हैं। वह शहर में ले जाए जा रहे नागरिकों के अंतिम समूह को देख रही थी। ये लोग लुचैंग से थे, जो फेवांग शहर से सबसे दूर का शहर था। जब लोगों ने देखा कि इतने लंबे समय के बाद भी फेवांग शहर के द्वार उनके लिए खुले हैं, तो वे खुशी और राहत के मारे फूट फूट कर रोने लगे। वे जानते थे कि फेवांग शहर तक पहुंचने में इतना समय लगने के कारण उन्होंने सेना को कितनी परेशानी में डाल दिया था। उन्होंने लगभग आधे रास्ते में ही हार मान ली थी, लेकिन फिर भी वे फेवांग शहर तक पहुंच गए। उन्होंने तुरंत शहर की सुरक्षा कर रहे सैनिकों को धन्यवाद दिया। सैनिकों को तुरंत अजीब लगा, उन्हें अभी कुछ भी नहीं करना था। वे बस अपनी स्थिति पर कायम थे। वे जानते थे कि निकाले गए लोगों को उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने नॉर्थ गार्ड किले और ग्रेट वॉल पर अंडरवर्ल्ड सेना को रोकने के लिए अपनी जान तक लड़ाई में लगा दी थी। वे युद्ध में असली नायक थे, लेकिन उनमें से सभी एक टुकड़े में वापस नहीं आए थे। जनरल ने पूछा, क्या सभी को शहर में निकाल लिया गया है? हमने हंटर यूनियन से दूर दराज के गांवों के लोगों की देखभाल करने को कहा है। उन्होंने उन बुजुर्गों को भी जबरन खाली करवा दिया है जो अपने गांवों को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमने अभी तक किसी भी नागरिक पर अंडरवर्ल्ड के जीवों द्वारा अटैक किए जाने की बात नहीं सुनी है। जनरल बिनु ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, जनरल ने कहा। हाँ, मुझे अभी भी यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि गीजा का महान पिरामिड ज़ॉम्बीज़ की इतनी बड़ी सेना के साथ हमारी भूमि पर प्रकट हुआ है, होंग ने कहा। नहीं नहीं, मैं आप लोगों का जिक्र कर रहा था। जनरल ने दूर से भयानक अंडरवर्ल्ड प्राणियों को देखा और कहा, यह एक अविस्मरणीय त्रासदी में बदल जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की सेना कितनी विशाल है। अनगिनत लोग मरने वाले थे, जिससे पूरे देश दुख और शोक में डूबा हुआ था। लेकिन नॉर्थ गार्ड किले में एक छोटी सी सेना, प्रिवेंटिव कमेटी और प्रवर्तन संघ के लोगों के कुछ समूह हमें बिना किसी हताहत के उत्तरी घाटी में 7 शहरों, 40 से अधिक कस्बों और कुछ 100 गांवों को खाली करने के लिए पूरे 2 दिन खरीदने में कामयाब रहे। मैं आपकी उपलब्धियों से चकित था, यह अविश्वसनीय है। मैं उत्तरी घाटी के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। जनरल जगदीश को पता था कि जब उत्तरी घाटी पर डिमन जीवों की भीड़ ने अटैक किया था तो यह कितनी बड़ी आपदा थी। गीजा के महान पिरामिड द्वारा लाई गई एक विशाल ज़ॉम्बीज़ की सेना की तो बात ही छोड़िए, इसके अलावा शैतान नगरी के बदमाश पीछे से तार खींच रहे थे। इस त्रासदी को रोकना असंभव लग रहा था, और फिर भी उन्होंने ऐसा किया था। उसके शब्द सुनकर रक्षकों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने वाकई गीजा के महान पिरामिड पर अटैक करने वाली सेना को रोक दिया है। हमें जिस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए वह है आदर्श। वह हम सभी में सबसे दृढ़ निश्चयी था। शुरू से ही उसे जब पता चला कि शैतान नगरी कुछ करने की योजना बना रहा है, उसने हमें उनकी साजिशों के बारे में अलर्ट करने के बाद अकेले ही शैतान नगरी में घुसपैठ भी की। उसने हमें नॉर्थ गार्ड किले से पीछे हटने में मदद की, और जब तक प्राचीन राजधानी के ज़ॉम्बीज़ नहीं आ गए तब तक वह अकेले ही ज़ॉम्बीज़ की सेना को रोक के रखने के लिए रुका रहा। पैगंबर ने जवाब दिया दूसरे लड़ाई को देखते हुए। किसी कारण से पैगंबर को यह एहसास हो गया कि आदर्श अभी भी लड़ रहा था। युद्ध के मैदान के एक कोने में कभी न बुझने वाली ज्वाला अभी भी जल रही थी। यह उसकी ज्वाला ही थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, अपनी भूमि की रक्षा करना नहीं छोड़ा। वह केवल एक छोटा सा युवक था जो अमृत शहर की आपदा के दौरान जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब वह अग्रिम पंक्ति में मजबूती से खड़ा था। उसे महान दीवार की सच्ची भावना विरासत में मिली थी। वह झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं या बुझेगा नहीं। पैगंबर ने आदर्श को बढ़ते देखा था। उसने एक भरोसेमंद जल्द ही सर्वोच्च मैजिशियन के जन्म को देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह अभी भी बेहद छोटा था। उसके पास असीमित क्षमता थी। स्क्वायर ट्रैक मैदान में महान दीवार का मलबा। मैं मृतकों की देखभाल करूंगा, लेकिन आपको जीवित लोगों से खुद निपटना होगा, आदर्श के बोलने से पहले ही प्राचीन राजा ने कहा, जैसे कि वह आदर्श के मन को पढ़ सकता था। जरूर, आदर्श ने सिर हिलाया।
डीमन एलिमेंट का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन सौभाग्य से आदर्श अभी भी इसे नियंत्रित करने में सक्षम था। भले ही डीमन एलिमेंट की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी, आदर्श अभी भी एक सक्षम योद्धा था और उसकी ऊर्जा संरक्षित थी। कोल्ड प्रिंस अब डीमन सींग वाले भगवान में नहीं बदल सकता था और कोल्ड प्रिंस की हालत उससे भी बदतर हो सकती थी। आदर्श गिरी हुई दीवार के साथ आगे बढ़ा। उससे फिंडिश नाइट का उपयोग करके ज़ॉम्बीज की सेना के बीच कोल्ड प्रिंस को ट्रैक करने में कोई समस्या नहीं हुई। आदर्श को जल्द ही अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक पर खून से लथपथ अपराधी मिल गया, शैतान नगरी का रेड कार्डिनल कोल्ड प्रिंस। आदर्श ने अपना मन बदल दिया था। उसने कोल्ड प्रिंस को जिंदा पकड़ने का फैसला किया। कोल्ड प्रिंस को मारना बेकार होगा, ज़ॉम्बीज कोई कहानी नहीं बताते। कोल्ड प्रिंस को जिंदा पकड़ना शैतान नगरी के लिए एक गंभीर झटका होगा। दुनिया रेड कार्डिनल की असली प्रकृति को देख पाएंगे और उसका दिल कितना गंदा था। वे रेड कार्डिनल की मौत की सजा सुनाए जाने और जोरदार जयकारों के बीच उसे फांसी पर लटकाए जाने का गवाह बनेंगे। आज का लास्ट एपिसोड और यह एक्स्ट्रा एपिसोड है और मैं पिछले 1 घंटे से लगातार सुना रही हूँ और ये लास्ट एपिसोड है जिसमें शायद मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। चलो आज के लास्ट एपिसोड का टाइटल शुरू करते हैं, कोल्ड प्रिंस को जीवित पकड़ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यह असंभव है। इसका अंत ऐसे कैसे हुआ? ये क्या बकवास है बेवकूफ, क्या बकवास है। मर जा तू कमीने, विकार के कमीने, कूड़ा। मिस्र के ज़ॉम्बीज का साम्राज्य, तुम इतने नीच देश के ज़ॉम्बी से कैसे हार सकते हो? ओसिरस एक कूड़ा कचरा के अलावा कुछ नहीं है। कोल्ड प्रिंस ने अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक के ऊपर से पागल की तरह चिल्लाया। संभवतः रेड कार्डिनल ही वह था जिसे सबसे अधिक आघात पहुंचा था। उसने त्रिभुज आयामी दर्पण को प्राप्त करने के लिए बेहद प्रयास किए थे। उसने अंडरवर्ल्ड के साथ संवाद करने का तरीका खोजने में 10 साल बिताए थे। उसने आखिरकार अपने लिए एक ओपीथीसिस समारोह आयोजित करने की तैयारी कर ली थी ताकि वह सलान को पीछे छोड़ सके और दुनिया में सबसे अधिक प्रभाव वाला रेड कार्डिनल बन सके। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी लोगों का बलिदान भी कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि बेहद सारे लोग शीघ्र ही उसके सामने झुककर उसकी पूजा करने लगेंगे। हालांकि परिणाम वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। अंडरवर्ल्ड की सेना को स्क्वायर ट्रैक मैदान में वापस खदेड़ दिया गया। उत्तरी घाटी के शहरों के जीवित इंसानों के लिए उसने जो नरसंहार की योजना बनाई थी वह ज़ॉम्बीज की 2 सेनाओं के बीच लड़ाई में बदल गई। ज़ॉम्बीज की 2 सेनाओं के बीच युद्ध से उसे क्या लाभ होगा? बेवकूफ, वे सब बेवकूफ थे। न किसी का खून बह रहा था, न सड़ती हुई लाशों की दुर्गंध हवा में फैल रही थी, न कोई उसकी पूजा कर रहा था। वह और कुछ नहीं था, केवल हंसी का पात्र था। उसने षड्यंत्र रचने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, जिसमें उसकी अपनी मान्यताएं भी शामिल थी, लेकिन वह अंततः अकेला रह गया और उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। उसे नॉर्थ गार्ड किले की मजबूत चट्टानों से नफरत थी। उसे नफरत थी कि क्यों वे तुच्छ इंसान अंडरवर्ल्ड सेना के खिलाफ खड़े होने की जहमत उठा रहे थे। जैसे एक मंटिस रथ को रोकने की कोशिश करा। उसे उस प्राचीन दीवार से नफरत थी जो कहीं से प्रकट हुई थी, जिसने अंडरवर्ल्ड सेना की प्रगति में देरी की। उसे उस युवक से नफरत थी जो इतना खुद में डूबा हुआ था। अगर उस युवक ने उसकी योजना में हस्तक्षेप न किया होता तो वह अब तक भगवान बन चुका होता। आह! कोल्ड प्रिंस गुस्से से चिल्लाया। जब उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई तो उसके घावों से खून बहने लगा। कोल्ड प्रिंस को यह एहसास होने के बाद बेहद निराशा हुई कि उसकी योजना विफल हो गई है। उसे चक्कर आने लगा था। उसके नीचे बैठा बुद्धिमान अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक जानता था कि कोल्ड प्रिंस ओसिरस के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहा था। वह कांप उठा और कोल्ड प्रिंस को अपनी पीठ से झटक दिया। कोल्ड प्रिंस बेहोश होने की कगार पर था। बहुत जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। वह अपने आसपास बिखरे ज़ॉम्बीज के अवशेषों से अलग नहीं था। इसने अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक को घूरा जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी भी हिम्मत है कि तुम मुझे नीची नजर से देखो? अंडरवर्ल्ड सम्राट मेंढक ने कोल्ड प्रिंस को अनदेखा कर दिया। अगर वह और देर तक रुका तो कंकालों का समुद्र उसे निकल जाएगा। आसमान में उड़ता हुआ नेदर बोर्न ड्रैगन उसे बेहद देर से देख रहा था। हो सकता है कि उसे उठाकर आसमान में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। तुम इतने तुच्छ हो कि ज़ॉम्बीज भी तुम्हारे साथ घृणा से पेश आ रहे हैं और फिर भी तुम
दुनिया से पूजे जाने की उम्मीद कर रहे थे। क्या मजाक है। कोल्ड प्रिंस के बगल में अचानक एक छाया दिखाई दी। कोल्ड प्रिंस ने पलटकर उस आदमी को देखा जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था, आदर्श। यह सब आदर्श की गलती थी। अगर यह आदर्श ना होता तो वह अब तक भगवान बन चुका होता, कोई भी उसकी उपलब्धियों को पार नहीं कर सकता था। कोल्ड प्रिंस को आदर्श से नफरत थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कोल्ड प्रिंस ने एक क्रूर राक्षस की तरह अपने दांतों को भींचते हुए कहा। आदर्श भी घावों और चोटों से भरा हुआ था और खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में सामने खड़ा होने के लिए भी बेहद कमजोर था, फिर भी उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। कोल्ड प्रिंस भी एक मैजिशियन था, वह कर्स मैजिक कर रहा था। जितना अधिक वह खुद कंट्रोल खोता गया, कर्स एलिमेंट की शक्ति उतनी ही अधिक होती गई। डीमन यातना। कोल्ड प्रिंस ने पागलों की तरह स्पीड से मैजिक किया। उसने जल्दी से आध्यात्मिक यातना रैक स्थापित किया और आदर्श की आत्मा को निगलने के लिए सींग वाले डीमन को बुलाया। आदर्श स्थिर रहा, उसने अटैक से बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसकी आंखें काली होगी। इस बीच फिंडिश नाइट द्वारा संचालित भयावह शैडो कोल्ड प्रिंस के पीछे दिखाई दी। कोल्ड प्रिंस को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जब वह डीमन टॉर्चर करने में बिजी था तब उसकी अपनी परछाई ने उसे धोखा दिया था। परछाई के हाथ में एक अजीब खंजर था और उसने उसे कोल्ड प्रिंस के पैरों में बेहद जोर से घोंप दिया। आह! कोल्ड प्रिंस की आश्चर्यचकित आवाज निकल आई। झटका उसके घुटनों पर लगा था, लेकिन इसने उसके दिल पर भी जबरदस्त दर्द पहुंचाया। जिस डीमन यातना को बनाए रखने के लिए उसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना था, वह बिखरी हुई राख की तरह बिखर गया। अंग तोड़ो। आदर्श ने कोल्ड प्रिंस की शैडो को कंट्रोल करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। शैडो दूसरे पैर की ओर पड़ी और उसमें खंजर घोंप दिया। मुरझाने की शक्ति तेजी से फैल गई। कोल्ड प्रिंस ने जल्द ही अपने पैरों पर नियंत्रण खो दिया, जो ज़ॉम्बीज की तरह सख्त हो गए। कोल्ड प्रिंस दर्द से चिल्लाया, लेकिन आदर्श जल्लाद की तरह ठंडा रहा। कोल्ड प्रिंस जैसे आदमी पर दया करना अपराध होगा। कोल्ड प्रिंस की शैडो फिर से चलने लगी। इस बार कोल्ड प्रिंस की बाजुओं पर अटैक होने लगा। उसने तेजी से अपने हाथों पर कंट्रोल खो दिया, वे बस उसके बगल में लटक रहे थे। कोल्ड प्रिंस की आंखें दर्द और असंतोष से भरी थी। उसका मुंह उसके अपने खून से भर गया था। क्या शैडो को कंट्रोल करने की क्षमता मखना जैसी ही नहीं थी? यहाँ तक कि जब उसने ईशाना की हत्या करने के लिए उस आदमी को काम पर रखा था, तब भी वह मखना की शक्ति से भयभीत था। कोल्ड प्रिंस को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श को मखना की शक्तिशाली क्षमता प्राप्त होगी। कोल्ड प्रिंस पहले से ही अपनी सीमा पर था। आदर्श ने कोल्ड प्रिंस को तब नहीं मारा जब वह डीमन रूप में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कोल्ड प्रिंस की जान बख्श दी थी। उसने बेहद पहले ही कोल्ड प्रिंस की हालत और स्थान पर नजर रखने के लिए उसे डार्क मटेरियल द्वारा इंजेक्ट कर दिया था। कोल्ड प्रिंस को एहसास हुआ कि अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं, वह और अपमानित नहीं होना चाहता था। उसने तुरंत अपनी जीभ काट ली और अपनी जान लेने की कोशिश करने लगा। चूंकि वह एक रेड कार्डिनल था, इसलिए वह शैतान नगरी के अन्य मेंबरों की तरह हर समय अपने साथ घातक जहर नहीं रखता था। ऐसा तरीका शैतान नगरी के नेताओं के लिए नहीं था, इसलिए वह केवल बेहद पुरानी विधि का उपयोग करके ही अपना जीवन समाप्त कर सकता था। दुर्भाग्य से यह आदर्श का शैतान नगरी से निपटने का पहला मौका नहीं था। वह पहले से ही शैतान नगरी के मेंबरों द्वारा अपनी जान लेने की आदत डाल चुका था, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा होता। आदर्श ने कोल्ड प्रिंस के मुंह खोलने से पहले उस पर एक विशाल शैडो स्पाइक्स फेंका। इसने कोल्ड प्रिंस के गले को लकवाग्रस्त कर दिया, जिससे वह खुद को मारने से बच गया। कोल्ड प्रिंस के लिए मौत स्पष्ट रूप से अंत नहीं था। उसे विश्वास था कि वह एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल जाएगा और वह आसानी से फिर से उठ सकता है, और यहाँ तक कि ओसिरस को उसकी जगह लेने के लिए चुनौती भी दे सकता है। हालांकि आदर्श ने उसे खुद को मारने का मौका भी नहीं दिया। कोल्ड प्रिंस अंततः अत्यधिक क्रोध से बेहोश हो गया। हाँ, कमीने! आदर्श ने कोल्ड प्रिंस के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और बेहोश आदमी पर थूक दिया। एक रेड कार्डिनल जीवित पकड़ा गया। उन्होंने शर्त लगाई कि कोल्ड प्रिंस जीवित पकड़ा जाने वाला पहला रेड कार्डिनल था। इसका मतलब यह भी था कि आदर्श एकमात्र मैजिशियन था जो रेड कार्डिनल को जीवित पकड़ने में कामयाब रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।